पैराग्राफ से स्टार्ट करके वहां जाते हैं। परम सत्य के रूप में सह अस्तित्व दर्शन सहज ही अध्ययन गम्य हुआ है। जीवन ज्ञान दृष्टा पद प्रतिष्ठा और उसकी आपूर्ति और उसकी निरंतरता क्रम में अध्ययन गम्य हो चुका है। इसीलिए शिक्षा पूर्वक व्यवहार और कर्म अभ्यास सहित प्रमाणित होना पाया गया है। इस शास्त्र में पहले ही जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन संबंधी स्वरूप को सर्वविदित होने के अर्थ से प्रस्तुत किया है। यह भी विदित हुआ है कि जीवन ज्ञान ही परम ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ही परम दर्शन और मानवता पूर्ण आचरण ही परम आचरण है। तो बार बार इसकी बात बाबा जी रखते हैं कि अस्तित्व दर्शन पूर्वक अस्तित्व का अध्ययन अब सुगम हो गया है। सह अस्तित्व दर्शन पूर्वक अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में अब अध्ययन गम्य हो चुका है। दूसरी बात कही है कि जीवन ज्ञान दृष्टा पद प्रतिष्ठा। दृष्टा पद प्रतिष्ठा का मतलब है कि अनुभव पूर्वक जो दृष्टत्व अपने पास आ जाता है, अर्थात जीवन में जो दृष्टत्व विकसित हो जाता है, अर्थात अनुभव पूर्वक मैं देखने वाली इकाई के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। समस्त वास्तविकताओं का दर्शन करने वाली इकाई के रूप में स्पष्ट के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। अर्थात आत्मा में अनुभव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा भी कहा गया है। तो अनुभव है, अनुभव हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव हुआ। इसमें सत्ता की पारगामीता स्पष्ट हुई। पारगामीता का मतलब है सत्ता में संपृक्त प्रकृति पूर्वक यह सार्वभौम सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व जो है नित्य प्रकटनशील है और इस तरह यह एक व्यवस्था है, यह एक परस्पर संबंध है और यह सत्य रूप है। ऐसा जो स्पष्ट होता है यह अनुभव में जाकर होता है और इसी को दूसरे भाषा में कह रहे हैं, सत्ता की पारगामीता हमें स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरह मैं समस्त वास्तविकताओं को अर्थात प्रकृति एवं अस्तित्व सह अस्तित्व को पूर्ण रूप से पहचान जाता हूँ। यह जो पूर्ण रूप से पहचान हो गए यही दृष्टा पद प्रतिष्ठा कहलाता है। तो यह कहाँ होता है? तो जीवन में होता है। तो इस तरह से जीवन ज्ञान जो है पूरा हुआ, दृष्टा पद प्रतिष्ठा पूरी हुई और कह रहे हैं और उसकी आपूर्ति और उसकी निरंतरता क्रम में अध्ययन गम्य हो चुका है। आपूर्ति का मतलब यह अब दूसरों के लिए जो यही चीज दूसरे लोग में भी यही स्थापित हो सके, इसके लिए जो वस्तु की उपलब्धता चाहिए वह आपूर्ति और वह निरंतरता, अर्थात जैसे मैं अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे यह स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट होता है का अर्थ हुआ कि मैं अनुभव तक पहुंच जाता हूँ। मैं अनुभव तक पहुंच गया तो मेरे माध्यम से अब दूसरे लोगों तक यह बात पहुंच जाएगी। यह निरंतरता में आ जाती है। तो इसकी आपूर्ति भी संभव है, इसकी निरंतरता संभव है ना। और
इसके पहले कहा कि जीवन ज्ञान और दृष्टा पद प्रतिष्ठा यह दोनों स्पष्ट होता है। तो अंतिमतः बात ये आई कि जीवन ज्ञान ही परम ज्ञान है। अस्तित्व सह अस्तित्व रूपी जो वास्तविकता है इसका दर्शन ही परम दर्शन है। और आचरण का मतलब है सह अस्तित्व का जो प्रकाशन क्रिया के माध्यम से जिस प्रकार से होता है यह उसका आचरण हुआ। जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है, एक क्रिया हुई, इस क्रिया से जो हाइड्रोजन रूपी आचरण प्रकट हो रहा है यह किसके अर्थ से हो रहा है? तो सहअस्तित्व के ही अर्थ से हो रहा है। यह आचरण सहअस्तित्व को ही प्रकाशित कर रहा है। तो सहअस्तित्व को स्पष्ट प्रकाशित करने वाली क्रिया का जो प्रकाशन है वही आचरण कहलाता है। इसको परिभाषा से भी मैं देखता हूँ, देख करके बताता हूँ। एक सेकंड में परिभाषा देखता हूँ। देखिए, मौलिकता की अभिव्यक्ति, स्व सहित व्यवस्था सहित सहज प्रकाशन। आचरण के बारे में ये एक परिभाषा है जो सभी में लागू होती है। मौलिकता की अभिव्यक्ति, तो मौलिकता में क्या मौलिकता है? तो मौलिकता है सह अस्तित्व रूपी वास्तविकता ही मौलिकता है, वह उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जिस तरह से अभिव्यक्ति होती है वह उसका आचरण कहलाता है। तो सार्वभौमता में वह हाइड्रोजन अपनी मौलिकता को अभिव्यक्त कर रहा है, यह उसका आचरण हुआ। ऐसे ही दूसरे प्रकार के परमाणु अपनी विशेषता को जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वह उनका आचरण हुआ। तो इस तरह मानवीयता पूर्ण आचरण अर्थात मानव से जो आचरण प्रकट होते हैं वही परम आचरण है। तो परम आचरण के रूप में मानवीयता पूर्ण आचरण कहा ना, परम दर्शन के रूप में सहअस्तित्व रूपी दर्शन कहा और परम ज्ञान के रूप में जीवन ज्ञान को कहा। तो यहाँ से बढ़िया एक बात समझ में आती है कि अब वास्तविकता जो भी बातें आज तक रही हैं, है ना, उसका पूर्ण उसमें अंतर्निहित पूर्ण वस्तु अब स्पष्ट होती है। तो पहले भी हम आचरण की बात करते रहे हैं, दर्शन की बात, ज्ञान की बात करते रहे हैं। इनको हम परम ज्ञान, परम दर्शन, परम आचरण कहेंगे। ये स्पष्ट नहीं होता था, अब यहाँ से स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो हीरा जी आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? जी भैया प्रणाम सभी। नमस्ते। कोई बात नहीं, तो मानव सहज जाति एक, अखंड समाज ज्ञान, विवेक, विज्ञान, प्रयोजन, भाषा, कार्य व्यवहार में से के लिए जाति पक्ष पर विचार करना एक आवश्यक मुद्दा है। जाति कल्पना लोक व्यापीकरण होकर विविधता पूर्वक पनपते आई। अनेक जाति कल्पना के आधार पर अनेक समुदाय ही होना पाया गया। ऐसी समुदाय कल्पनाओं में से अखंडता का सूत्र निष्पन्न नहीं हुआ, जबकि मानव परंपरा का अस्तित्व अखंडता और उसकी व्यावहारिक मानसिकता के साथ ही वर्तमान में विश्वास, स्वयं में विश्वास, सहज विधि से भविष्य में से के लिए मानवीयतापूर्ण योजनाओं से
संपन्न होकर आश्वस्त होने की व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक मानव देश और कालवादी परिज्ञान से सूत्रित रहता ही है। थोड़ा सा एक काम आ गया है। आप रविशंकर जी, आप थोड़ा पढ़ेंगे? जी मैं पढ़ता हूँ। जी आप इसी को स्टार्ट करके फिर से पढ़िए। जी जी तब तक सुन ही रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट में। जी। पहला है मानव सहज जाति एक, अखंड समाज ज्ञान विवेक विज्ञान प्रयोजन भाषा कार्य व्यवहार में से के लिए जाति पक्ष का विचारना एक आवश्यक मुद्दा है। जाति कल्पना लोकव्यापीकरण होकर विविधतापूर्वक पनपते आई। अनेक जाति कल्पना के आधार पर अनेक समुदाय ही होना पाया गया। ऐसी समुदाय और समुदाय कल्पनाओं में से अखंडता का सूत्र निष्पन्न नहीं हुआ, जबकि मानव परंपरा का अस्तित्व अखंडता और उसकी व्यवहारिक मानसिकता के साथ ही वर्तमान में विश्वास, स्वयं में विश्वास, सहज विधि से भविष्य में से के लिए मानवतापूर्ण योजनाओं से संपन्न होकर आश्वस्त होने की व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य देश और कालवादी परिज्ञान से सूत्रित रहता ही है। यहाँ वहाँ के आधार पर देश व अन्य अब तक के आधार पर कालवाद मानव में घर किया हुआ देखा जाता है। देश काल संबंधी सीमाओं की आवश्यकता मानव में से के लिए वर्तमान में विश्वास करने के लिए मत देने के आधार पर ही इनकी विवेचना व्याख्या सूत्रित है। वर्तमान देश जहाँ जो रहता रहा उसे पहचानने के आधार पर वर्तमान काल जब जो अपने कार्य व्यवहार स्थिति गति का प्रमाण प्रस्तुत किया, इसे चिन्हित विधि से पहचानने के क्रम में काल की महत्ता उपयोगिता को पहचाना जाता है। इसी की भरपाई में शिलालेख ताम्रलेख कालपत्र स्मारक और वाङ्मयों को पहचाना गया है। यह भी समझा गया है हर घटना जो मनुष्य से अथवा प्रकृति सहज विधि से घटित हुआ करता है, इन्हीं सब को किसी देश काल में ही इंगित करना संभव है। इसलिए देश काल का ज्ञान परिज्ञान आवश्यक है। हर मुद्दे पर आवश्यक और अनावश्यकता का निर्णय हम इस विधि से पाते हैं कि निश्चित लक्ष्यगामी स्थिति गति के लिए प्रेरक सहायक होने के सभी तथ्यों को आवश्यकता के अर्थ में और इसके विपरीत अर्थात लक्ष्य के विपरीत सभी प्रकार की देश काल में हुई घटनाएं मानव परंपरा के लिए अनावश्यक है। संपूर्ण मानव का मूल लक्ष्य इसकी अक्षुण्णता अखंडता सार्वभौमता ही है। इसका प्रमाण स्वरूप समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व है। यह दायित्व कर्तव्य संज्ञानशीलता संवेदनशीलता पूर्वक हर मानव में से के लिए समान रूप में
आवश्यक और समीचीन होना और सार्थकता का मूल्यांकन होना तथा नित्य उत्सव होना पाया जाता है। इसी अर्थ में आवश्यक और अनावश्यकता का वर्गीकरण हो पाता है। लक्ष्य और प्रमाण के सार्थकता, सामरस्यता, सहज सभी श्रुति, स्मृति, साक्षात्कार, अनुभव, ज्ञान, दर्शन, व्यवहार, व्यवस्थाएं नित्य गति रूप में सार्थक होना पाया जाता है। इसी क्रम में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, परिवार मानव, स्वायत्त मानव, संयोजन, योजन कार्य विधि से मानव परंपरा युगों युगों तक सफल होने का मार्ग प्रशस्त है। पहले इस तत्व को स्पष्ट किया जा चुका है। स्वायत्त मानव अस्तित्व सहअस्तित्व वैभव के रूप में स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवसाय में स्वावलंबन, व्यवहार में सामाजिक रूप में प्रतिष्ठा है। यह जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन मूलक विधि से लोकव्यापीकरण होने के तत्व को स्पष्ट किया है। ऐसे प्रत्येक मानव के सार्थक, सफल और परिवार मूलक व्यवस्था का धारक वाहक होना पाया जाता है। इस विधि से सर्वमानव, स्वायत्त मानव, परिवार मानव, परिवार व्यवस्था मानव के रूप में शिक्षा संस्कार पूर्वक नित्य वर्तमान होने के आधार पर मानव जाति एक होने का अर्थ अपने आप में नित्य वर्तमान है। अस्तित्व सहअस्तित्व विधि ही इसका मूल सूत्र है। सहअस्तित्व में ही मानव परंपरा, समाधान, समृद्धि, अभय, वर्तमान में विश्वास, जीने की कला, विचारशैली और अनुभव बल में सामरस्यता होना पाया जाता है। इसकी संभावना नित्य समीचीन है, इसलिए मानव जाति एक है। जीव अवस्था के स्मरण में मानव अपने को अनेक समुदायों में बांटकर स्वयं परेशान है ही और धरती का शक्ल बिगाड़ दिया। मानव जाति की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता मानव इसलिए समझ सकता है। मानव ही ज्ञानावस्था की प्रतिष्ठा है और प्रत्येक मानव जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने योग्य है। इन दोनों कारणों से मानव प्रतिष्ठा को मौलिक रूप में पहचाना जाता है। इसलिए भी मानव जाति एक होने का सूत्र सार्वभौम व्यवस्था है। यह सर्वतोमुखी समाधान, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन ही है। यह मानवतापूर्ण मानव सहज प्रमाण है। इसका स्वरूप स्वायत्त मानव से परिवार मानव और परिवार सभा, ग्राम परिवार सभा और विश्व परिवार सभा क्रम में समाज के चारों आयाम और व्यवस्था के पांचों आयामों में सामरस्यता सहज प्रमाणों को अक्षुण्ण बनाए रखे जाना स्पष्ट किया जा चुका है। मानव का वैभव, प्रतिष्ठा और अपेक्षा अनुपम संगीत, चेतना, विकास, मूल्य शिक्षा से ही अपने आप सर्वसुलभ होता है। इस विधि से भी अर्थात परिवार मूलक स्वराज विधि से सार्वभौमता का
अर्थ सार्थक होता है। इसलिए भी मानव जाति एक होना पाया जाता है। मानव ही प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता को अथवा परम जागतिक और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में योग्य है और आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जागृतिपूर्वक स्व वैभव को प्रमाणित करना चाहता है। प्रमाणित होना समीचीन है। इन्हीं तथ्य के आधार पर मानव सहज सार्थकता अथवा परम सार्थकता को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण और विवेचना करने पर सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि जागृति पूर्वक ही मानव अपने आवश्यकता सार्थकता अर्हता का संगीत से भी समाधान से भी हो पाता है। इसका तात्पर्य मानव से अपेक्षित जीवन सहज प्रतीक्षा रूपी सुख शांति संतोष आनंद प्रत्येक मनुष्य को सहज अस्तित्व सहज नियति क्रम में सुलभ है। इस मुद्दे को अर्थात प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता के मुद्दे को और भी विधियों से समझा जा सकता है कि अभी तक जितने भी अथवा अभी जितने लोग जागृत हुए हैं उनमें देखा गया प्रमाण भी इसी की पुष्टि करता है और प्रेरणा देता है कि जागृति पूर्वक ही मनुष्य सुखी होता है। हर मनुष्य सुखी होना चाहता भी है। जागृत होने की संभावना सदा बना रहता है। मानव परंपरा अभी तक जागतिक क्रम में होने के कारण आदर्शों को मानते हुए और जागृति की अपेक्षा को बलवती बनाता ही आया। इसी क्रम में जागृति पद तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्ति का पृष्ठभूमि होना मूल्यांकित होता है। पुनश्च जागृति क्रम और जागृति पद में पहुँचने का पृष्ठभूमि है। इस क्रम में जागृति की इच्छा सर्वाधिक बलवती होने की आवश्यकता रहते आया। इसी क्रम में आज स्थिति ऐसी बनी है, सर्वाधिक संख्या में मानव जागृत होना अनिवार्यता में बदल चुकी है, क्योंकि जागृति पूर्वक ही व्यवस्था में जीना बन पाता है। व्यवस्था में भागीदारी स्वयं स्फूर्त विधि से स्पष्ट हो जाता है, सार्थक होता है। समझदारी के साथ ही ईमानदारी जिम्मेदारी भागीदारी सहज अभिव्यक्ति है। समझदारी का मूल रूप जीवन ज्ञान सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान का अविभाज्य अनुभूति और प्रमाण ही मानवतापूर्ण आचरण है। इसी के आधार पर जिम्मेदारी निर्वाह होना देखा गया। जिम्मेदारी का संपूर्ण स्वरूप मानवतापूर्ण आचरण ही है। मानवतापूर्ण आचरण समझदारी का ही फलन है। अखंड समाज विधि से ही मानवतापूर्ण आचरण का मूल्यांकन हो पाता है। मानवतापूर्ण आचरण विधि से समस्त मूल्य मानवीय चरित्र और नैतिकता का अविभाज्यता प्रमाणित होता है। दूसरे विधि से मूल्य चरित्र नैतिकता में से के लिए हर व्यक्ति प्यासा है। इसलिए समझदारी का फलन रूपी मानवतापूर्ण आचरण विधि से मानव जाति का एकता अखंडता व्यवस्था विधि से सार्वभौमता प्रमाणित होती है। इसी विधि से प्राकृतिक नैसर्गिक और मानवीय संबंधों में समझदारी ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने की संभावना समीचीन हो गई है। आवश्यकता तो है ही। सर्वमानव में मानवत्व जी
मुझे तो अभी मैं इसको समझने की कोशिश ये किया हूँ कि अभी तक हम जो मानव हैं वो हमारे कहना चाहिए कल्पनाशीलता में खंड खंड देखने से हम उसको एक सह अस्तित्व में जोड़ के नहीं देख पाए, और तो हमको जो है अखंडता समझ में नहीं आ पाई और हम खंड खंड में ही फंसे रहे। तो हमने अपने आप को एक मौलिकता से नहीं पहचाना और हम अलग अलग जातिवश अपने को पहचानते गए और वो फिर समुदाय जैसे हो गए। तो ये सब जीव चेतना की समझ से हमें आया। और अब जो मतलब ये जो बाबा जी ने जो शोध किया उसमें जब सह अस्तित्व के बारे में बताया, तो अब हम उसको अखंडता में, ऐसा मैं भी देख पा रहा हूँ कि हाँ, अखंडता में हम सब एक मौलिकता में समान हो सकते हैं। ये जो पूरी एक सत्ता है, सह अस्तित्व रूपी सत्ता, इसमें हमको फिर हमको हर मानव जो है एक सह अस्तित्व में जब दिखता है तो उसमें मौलिकता समझ में आती है और हर मानव एक जैसा मानवीयतापूर्ण आचरण को समझ के एक जिएगा तो उससे हर कोई में जीना आ जाएगा, ऐसा विश्वास बनता है। ऐसा मुझे अभी तक समझ में भी आया है। और जब मैं ऐसा कुछ समझ के जीता हूँ तो फिर एक व्यवस्था का स्वरूप निकल के आएगा। उसमें मतलब हम लोग फिर शास्त्रीय विज्ञान को जब पा लेते हैं तो उसमें कोई प्रकार का मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि मैं अलग जीऊँगा, लोग अलग जिएंगे। एक मानवीयतापूर्ण आचरण निकल के आएगा, ऐसा मैं भी थोड़ा बहुत इसमें मूल्यांकन कर पाया। और एक समाज जो है, एक अभी तक जो अभी समाज में जो अव्यवस्था है, एक व्यवस्था का स्वरूप उसमें एक कहना चाहिए एक सही में एक व्यवस्था का जो एक सही स्वरूप जो होना चाहिए वो निकल के आएगा। तो तब जाके हम एकता, अखंडता है ना, और एक व्यवस्था को प्रमाणित कर पाएंगे और एक बढ़िया से एक हर किसी के साथ में संबंधपूर्वक निभ पाएंगे, चाहे प्रकृति हो और भी जो प्रकृति है, और उसमें एक अच्छी संभावना उदय हो पाएगी। ऐसा मुझे समझ में आया पूरी मानव जाति के लिए। इतना अभी तक मेरी तरफ से इतना ही। ठीक। जी, बहुत बढ़िया। इसमें ना एक बात पर मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये होगा, ऐसा आएगा, ऐसा जो हम रखते हैं, तो इससे नित्य वर्तमानता स्पष्ट नहीं होती। इससे कालखंड में हम अस्तित्व को देख रहे होते हैं, ऐसा स्पष्ट होता है। बाबा जी की जो भाषा है वो इस रूप में है कि ये नित्य वर्तमानता के रूप में वो बताते हैं। जी जी, ध्यान रखूँगा मैं इसको। मतलब जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं वो ऐसा है ही, उस रूप में बात करनी है ना, होगा, देखेंगे, सकते, ये जो है ये ऐसी हो रहा है। हाँ, यह हमारी कमी है। तो हमें स्पष्ट होता है तो हमें व्यवस्था ही दिखती, व्यवस्था है नहीं, होगी नहीं, व्यवस्था है ये दिखती है, संबंध है ये दिखते हैं, और इस तरह से सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है यह स्पष्ट होता है। तो इसमें दायित्व, कर्तव्य ये स्पष्ट होते हैं। इसमें लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब होता है मैं क्यों कर रहा हूँ, वह स्पष्ट होना। जैसे मैं खेती करता हूँ, मैं बहुत प्रकार से उत्पादन आदि करता हूँ, तो उसका लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति अपनी उपयोगिता के साथ है। इस उपयोगिता को मैं प्रमाणित करता हूँ अपने जीने में, और इससे मैं समृद्ध, अस्तित्व कैसा है तो अस्तित्व समृद्ध है। समृद्ध का मतलब है जिसमें अब कुछ भी ऐड करना आवश्यक नहीं, शेष नहीं है, उसमें कुछ घटाया भी नहीं जा सकता। तो इस तरह से कभी भय की कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि समृद्ध, तो उससे समृद्धि प्रमाणित हो सके। इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो प्रकृति अपनी उपयोगिता के साथ है तो वह उपयोगिता मूल्य प्रमाणित हो सके। तो हर जगह लक्ष्य को पहचान सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों मैं जिज्ञासा करता हूँ, क्यों मैं किसी अनुभव संपन्न व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समाधानित होना होता है। तो इसका लक्ष्य समाधान है, करने का लक्ष्य समृद्धि है। इस तरह से जो एक सूत्रता में जीने का लक्ष्य क्या है तो अभय है, और सार्वभौमता में अपने इकाईत्व को प्रमाणित करना की जो चाहत अपने भीतर रहती है कि मैं निश्चित अपनी मौलिकता के साथ रहूं,
यह जो बात कहती है उसका लक्ष्य क्या है, तो सह अस्तित्व। लक्ष्य स्पष्ट होता है ना। तो नित्य वर्तमानता में ये सब बातें स्पष्ट रहती हैं, स्पष्ट होती हैं। तो फिर हम किसी कालखंड में कल होगा, एक दो पीढ़ी जाएगी, उसके बाद ऐसी बात आएगी, इसको हम सापेक्षता में बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज धरती बहुत बीमार हो चुकी है ना, कभी भी ये स्थिति आ सकती है कि अमानवीय आचरण का ऐसा दुष्परिणाम आएगा, आ सकता है कि यह धरती ही खत्म हो जाए। तथापि इस अमानवीयता से मानवीयता में पहुंचने के लिए जो क्रम को तय करते हैं, तो उसमें कितना समय लग सकता है, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार अगर अध्ययन का वातावरण विकसित होता है, क्योंकि हर मानव जिज्ञासु है, हर मानव जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है, समाधान को चाहता है। इस प्रकार चूंकि चाहत में वहां रखी हुई है, तो ऐसे अध्ययन पूर्वक यह संभावना समीचीन दिखती है कि बहुत जल्द मानवीयतापूर्ण वातावरण इस धरती पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये सापेक्षिक भाषा इस तरह से हम सापेक्षिक भाषा का इस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। किंतु अध्ययन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हर जगह हमें वर्तमान शैली में ही हमें देखने को मिलेगा। जैसे समाज के बारे में परिभाषित किया, पूर्णता के अर्थ में यत्न पूर्वक गति। तो ये जो समाज की परिभाषा कही है बाबा जी ने कि पूर्णता के अर्थ में यत्न पूर्वक गति, ये नित्य वर्तमानता में बात कही कि कल ऐसी बात होगी कि लोग पूर्णता के अर्थ में ऐसा काम करेंगे और तब वो समाज कहलाए। ऐसा नहीं है। मानव के साथ जीना चाहता है, यह मानव की मौलिकता है। यह चाहत उसको स्पष्ट नहीं है। इस तरह से वह जो है वो संकीर्ण परिवार की संकीर्णता में फंसा हुआ देखने में आता है ना, मोह में फंसा हुआ देखने में आता है। इस तरह से समुदाय विधि और व्यक्तिवादी विधि को ही आज तक मानव जाति जी सकी है। मानवीयतापूर्ण समाज विधि को आज तक केवल चाहत में बना हुआ है, उसे जीना संभव नहीं हुआ है। यह एक समीक्षा हम कर सकते हैं। बात में कुछ बात रखनी हो तो और कोई रखे। हीरा जी। जी, आपने जो मुझे करेक्ट किया ये बहुत बढ़िया मेरा ध्यान आकर्षण कराया, क्योंकि मैं भी है का जो है उसका अध्ययन करना है मेरे को, और जो है वो ही मुझे कहना है ना, वो होगा या ऐसा है ना हुआ, वो मैं उस पर ध्यान रखूँगा, है ना। ये मुझे भी आपसे ध्यान आकर्षण हुआ। जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और हीरा जी, काका जी, बेबी दीदी, आप लोग कुछ रखेंगे क्या? हित लाभ की दृष्टि बनी रहती और न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा रहती है। न्याय धर्म सत्य को हम जी नहीं पाते, मतलब जी नहीं रहे होते, उसके अनुसार तुलन नहीं कर रहे होते, किंतु अपेक्षा न्याय धर्म सत्य की रहती है। चित्रण में जो भी रूप और गुणात्मक प्रकाशन जो कुछ भी हमें देखने में मिला है, वह हमारे चित्रण में स्टोर रहता है। इससे यह अस्तित्व स्पष्ट नहीं हुआ रहता है। अस्तित्व की स्पष्टता की अपेक्षा रहती है। उसका अस्तित्व की जो स्पष्टता की अपेक्षा रहती है, उसके सिर्फ रूपात्मक स्वरूप को ही हम देख पा रहे होते हैं, और रूप और गुण में भी वह भी सम और विषम गुणात्मक स्वरूप को ही देख पा रहे होते हैं। यह अस्तित्व कैसा है, तो असीम सत्ता में जो अनंत प्रकृति, इस प्रकार से यह जो अस्तित्व का स्वरूप है, इस स्वरूप को मात्र हम
सूचना के रूप में स्वीकारे हुए होते हैं, इसको हम वास्तव में हृदयंगम नहीं कर पा रहे होते, हमारे देखने में वह नहीं आता है। तो 4.5 क्रियाओं के रहते हुए हमें जो स्पष्टता रहती है वह मात्र रूपात्मक और सम और विषम गुणात्मक रहती है। सम विषम गुणात्मक का मतलब है कुछ बढ़ते हुए हमें देखने को मिलता है, घटते हुए देखने को मिलता है। जैसे तूफान आया तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, तूफान ठंडा हो गया, घटता हुआ देखने को मिला। कोई पौधा बड़ा हो रहा है तो बढ़ता हुआ देखने को, मर गया तो या बूढ़ा हो गया तो वो घटते हुए देखने को मिलता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, बढ़ते हुए देखने को मिला, घटते हुए देखने को, इस तरह से बढ़ते हुए घटते हुए देखने को मिलता है। तो रूपात्मक और गुणात्मक स्वरूप जो है इतनी ही बात, और वह भी सम विषम गुणात्मक मध्यस्थ गुण जो है हमें स्पष्ट नहीं हुए। 4.5 क्रियाओं में हमें इतनी बातें स्पष्ट होती, इतनी ही बातें स्पष्ट है। इतने से व्यवस्था नहीं लगती, अर्थात मैं मानवीयतापूर्ण आचरण को नहीं पहचान पाता हूँ, अर्थात मैं अपने त्व सहित व्यवस्था को नहीं पहचान पाता। इस कारण से त्व सहित व्यवस्था के लिए हमारे भीतर जो है क्रियाशीलता बनी रहती है, जो जिसको हम अपने में निहित 4 गुण के रूप में पहचानते हैं। वह है जिज्ञासु होना, सत्यवक्ता होना, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक होना। ये जो हमारे भीतर निहित रहता है, इसका अर्थ ही यही है कि मैं उस जगह तक पहुंचना चाहता हूँ। हर मानव उस जगह तक पहुंचना चाहता है कि वह त्व सहित व्यवस्था हो जाए। इसके लिए जो पहली कुंजी है वह है तुलन में न्याय धर्म सत्य का की जो आज तक अपेक्षा रही है, वह न्याय धर्म सत्य का वास्तव में प्रकाशन हो जाए। तो अस्तित्व न्याय रूप में है, अस्तित्व धर्म रूप में है और अस्तित्व सत्य रूप में है। सत्य रूप का अर्थ है यह नित्य वर्तमान है, निरंतर है। धर्म रूप का अर्थ है यह एक व्यवस्था के रूप में है, और न्याय रूप का अर्थ है यह परस्पर पूरकता उपयोगिता के साथ संबंध रूप में। तो जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु अपने एक आचरण के साथ होकर वह अपने संबंध को बनाए रखता है। तो प्रकृति में जो उसका संबंध है वह स्पष्ट होता है। हाइड्रोजन अपने आप में एक व्यवस्था के रूप में होता है, और जिसके साथ भी वह अपने संबंध का निर्वाह कर रहा है, इस प्रकार से अग्रिम एक बड़ी व्यवस्था का वह भागीदारी करता है। तो इस तरह से देखेंगे तो वह धर्म रूप में। तो कोई भी इकाई यूं ही नहीं है, उसका निश्चित उसकी अपनी मौलिकता है, उसके होने की उस मौलिकता के साथ होना ही यह उसका धर्म कहलाता है। सार्वभौम पटल पर इकाई की मौलिकता का होना, यही उसका धर्म स्वरूप है। और यह मौलिकता का जो प्रकाशन है वह उसका संबंध रूप कहलाता है, न्याय रूप कहलाता है। और यह हमेशा रहता है, यह कभी खत्म तो होता नहीं। अस्तित्व स्थिर है, यह सहअस्तित्व रूप में स्थिर अस्तित्व की जो स्पष्टता हमको होती है, इस तरह से सत्य रूप समझ में आता है। तो जब भी हम किसी भी वास्तविकता को देखते हैं, है ना, तो उसमें हम यह न्याय धर्म और सत्य दृष्टि से जब हम देखना प्रारंभ करते हैं, तो हमें वस्तु का बोध होता है या साक्षात्कार होता है। तब तक साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार के लिए स्वयं में तुलन में न्याय धर्म सत्य का जागृत होना आवश्यक है, और इसके लिए गहराई से वास्तविकताओं का अध्ययन होना आवश्यक है। और गहराई से वास्तविकताओं का अध्ययन होने का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य रूप में वस्तु जैसी है वैसी सूचना के माध्यम से मुझे भी स्पष्ट होने लगे, यह आवश्यक है। तो इस जगह से जब बात करें तो जैसे कहा कि मानव सहज जाति एक है, तो यह एक बार में तो हम सबको स्वीकार होता है कि हाँ मानव जाति एक, किंतु यह कैसे है यह हमें स्पष्ट नहीं होता। तो कैसे है मानव जाति एक, इसको स्पष्ट बाबा जी यहाँ पर कराते हैं, और जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, तो फिर
हमारे में जो दृष्टि का जो तुलन जो दृष्टि में जो न्याय धर्म सत्य दृष्टि है वह विकसित हो पाता है। जितना जितना यह विकसित होगा आगे साक्षात्कार की भूमि तैयार होगी, अन्यथा साक्षात्कार शेष रहता है। इतनी बात मुझे यहाँ से समझ में आई। हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो रखिए। अभी हमारे बीच में डमरूधर भैया जुड़े हैं और मेरे मित्र सभी जगह है। हर व्यक्ति, धरती का हर व्यक्ति जो है किसी न किसी जाति से अपने आप को जोड़ करके ही देख पाता है। तो यह जो है, यह विधि जो है वो अभी तक बनी रही है, पनपते ही आई है। तो कह रहे हैं कि अनेक जाति कल्पना के आधार पर अनेक समुदाय ही होना पाया गया। ऐसे समुदाय और समुदाय कल्पनाओं में से अखंडता का सूत्र निष्पन्न नहीं हुआ, जबकि मानव परंपरा का अस्तित्व अखंडता और उसकी व्यावहारिक मानसिकता के साथ ही वर्तमान में विश्वास, स्वयं में विश्वास सहज विधि से भविष्य में से के लिए मानवीयता पूर्ण योजनाओं से संपन्न होकर आश्वस्त होने की व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक मानव देश और कालवादी परिज्ञान से सूत्रित रहता ही है। तो अब यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि मानव परंपरा का जो अस्तित्व है, यह अस्तित्व सहज विधि से है। इस तरह से यह अखंड है और उसकी व्यावहारिक मानसिकता के साथ ही हर मानव में जो जागृति पूर्वक वर्तमान में विश्वास, अर्थात मैं वस्तु रूप में जो वस्तु हूँ अस्तित्व में, इस प्रकार से मुझे स्पष्टता रहती है, तो मैं विश्वास के साथ होता हूँ। वर्तमान में विश्वास, स्वयं में विश्वास सहज विधि से भविष्य में से के लिए मानवीयता पूर्ण योजनाओं से संपन्न होकर, तो अब मेरे जो आचरण होंगे या जो मेरे जो कार्यक्रम होंगे वह किस रूप में होंगे? तो जो पहले परिभाषित किया बाबा जी ने कि यत्न पूर्वक पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियां ही समाज है ना। तो समाज रूपी पूर्णता को विकसित करने में ही हमारा योगदान जो निष्पन्न होता है, जिसको दूसरी भाषा में अर्थशास्त्र में कहा था कि परिवार मानव के रूप में जब एक परिवार समृद्धि को प्रमाणित करता है तो वह उसका प्रमाण इस रूप में स्पष्ट होता है कि उसकी गति समाज की तरफ रहती है, अर्थात समाज में व्यवस्था स्थापित हो उसमें ही उसकी गति रहती है। इसको दूसरी भाषा में इस रूप में भी कहा कि कम उपभोग अधिक उत्पादन की जगह पर हर मानव परिवार में स्पष्ट होता हुआ देखने में आता है, और इस तरह से परिवार की आवश्यकता से अधिक उपार्जन परिवार में संभव हो पाता है, जिससे परिवार समृद्ध होता है और शेष उपार्जन का वह समाज गति के अर्थ से नियोजित करता हुआ देखने में आता है। यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता से वर्तमान में विश्वास और स्वयं में विश्वास जैसी बात को हम पहचान सकते हैं, और इस तरह जब विश्वास के साथ होते हैं तो आगे हम मानवीयतापूर्ण योजनाओं को विकसित कर ही पाते हैं, उसको देख ही पाते हैं और उसके लिए स्वयं को नियोजित कर ही पाते हैं। यही बात जो है प्रत्येक मानव देश और कालवादी परिज्ञान से सूत्रित रहने की बात है। तो प्रत्येक मानव का देश और कालवादी परिज्ञान, तो देशवादी ज्ञान का मतलब है का मतलब हुआ कि जहां मैं हूँ वहां से जो मेरी सार्थकता है होने की, है ना, वह, और जिस कालखंड में हूँ, कालखंड का मतलब है पूर्णता के अर्थ में जिस कालखंड में हूँ। तो आज हमारी धरती की जो स्थिति है ना, हमारे मानव जाति की जो आज स्थिति है,
तो आज संक्रमण काल में है, तो इस संक्रमण काल खंड से को मैं पहचान पाता हूँ। जहाँ मैं हूँ वहां से सार्वभौमता में अपने होने को पहचानता हूँ। इस तरह अब मेरे द्वारा जो नियोजित कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को मैं एक सूत्रित कर पाता हूँ, वह मानवतापूर्ण योजनाओं के रूप में विकसित कर पाता हूँ। इस तरह से जो कुछ भी बातें आती हैं वही मानव परंपरा का अस्तित्व में अखंड स्वरूप में स्पष्ट होने की बात के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ वहाँ के आधार पर देश व अब तक के आधार पर कालवाद मानव में घर किया हुआ देखा जाता है। अब बात फिर से समीक्षा के रूप में कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ के आधार पर, अर्थात मैं देवघर का हूँ, कोई आसाम के हैं, कोई रांची के हैं, कोई जो है मध्य प्रदेश के हैं। इस प्रकार से यहाँ वहाँ के आधार पर वह अब तब के आधार पर कि अब ये करना है तब वो करना है, इस प्रकार के आधार पर, या कब परसों आगे ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से जो हम देखने में हमारे में रहता है। अब तब के आधार पर कालवाद मानव में घर किया हुआ देखा जाता है। तो हम सबका आज भी हम सबकी भाषा में यह रहती है कि कल ऐसा हो जाएगा। यह जो काल के आधार पर जो देखने की बात रही, और हमारा देश बड़ा अच्छा हो, या हमारा राज्य बड़ा अच्छा हो, या हमारा शहर बहुत अच्छा हो, इस प्रकार से भी देखने की एक बात रहती है। तो अभी तक हम अपने में यह आकलित कर पाते हैं कि यहाँ वहाँ के आधार पर देश व अब तब के आधार पर कालवाद मानव में घर किया हुआ देखा जाता है। देश काल संबंधी सीमाओं की आवश्यकता मानव में से के लिए वर्तमान में विश्वास करने के लिए मत देने के आधार पर ही इनकी विवेचना व्याख्या सूत्रित है। देश काल संबंधी सीमाओं की आवश्यकता मानव में से के लिए वर्तमान में विश्वास कराने और करने के लिए मत देने के आधार पर ही इनकी विवेचना व्याख्या सूत्रित है। वर्तमान देश जहाँ जो रहता रहा उसे पहचानने के आधार पर वर्तमान काल जब जो अपने कार्य व्यवहार स्थिति गति का प्रमाण प्रस्तुत किया, इसे चिन्हित विधि से पहचानने के क्रम में काल की महत्ता उपयोगिता को पहचाना जाता है। इसकी भरपाई में शिलालेख, ताम्रलेख, कालपत्र, स्मारक और वांग्मयों को पहचाना गया है। यह भी समझा गया है हर घटना जो मानव से अथवा प्रकृति सहज विधि से घटित हुआ करता है, इन्हीं सब को किसी देश काल में ही इंगित करना संभव है। इसलिए देश काल का ज्ञान परिज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ से एक जो बातें बाबा जी ने रखी हैं, मुझे जो स्पष्ट हो रहा है वो इस रूप में कि हम कालखंड के आधार पर और देश के आधार पर हम इस आज तक के इतिहास को हम पहचान सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे शिलालेख के आधार पर, ताम्रलेख के आधार पर, कालपत्र या फिर वांग्मय के आधार पर जो कुछ भी जिस काल में जो कुछ भी जो योजनाएं बनी और क्रियान्वयन हुए, उन सब को हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। और इन सब का ज्ञान परिज्ञान भी आवश्यक है। इस रूप में आवश्यक है कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे होता रहा, इसको हम देख सकते हैं। हर मुद्दे पर आवश्यकता और अनावश्यकता का निर्णय हम इस विधि से पाते हैं कि निश्चित लक्ष्यगामी स्थिति गति के लिए प्रेरक सहायक होने के सभी तथ्यों को आवश्यकता के अर्थ में और इसके विपरीत अर्थात लक्ष्य के विपरीत सभी प्रकार की देश काल में हुई घटनाएं मानव परंपरा के लिए अनावश्यक है। तो यहाँ से जब हम इन बातों का ज्ञान, इन बातों पर हमारा ध्यान जाता है, तो हमें समझ में आता है कि इनमें से कितनी चीजें लक्ष्यगामी रही और कितनी चीजें लक्ष्यगामी नहीं रही, कितनी चीजें आवश्यक रही, कितनी चीजें आवश्यक नहीं रही।
है ना। तो इन सब बातों का विश्लेषण और समीक्षा हम कर सकते हैं। संपूर्ण मानव का मूल लक्ष्य इसकी अक्षुण्णता, अखंडता, सार्वभौमता ही है ना। तो मानव का लक्ष्य क्या होगा? तो मानव अखंड वस्तु है, एक सार्वभौम वस्तु है, अर्थात यह किसी भी कालखंड में होने वाली वस्तु है, यह कभी नित्य वर्तमान वस्तु है। तो अखंड और अक्षुण्य रहने वाली वस्तु है, कभी क्षय हो जाए ऐसा नहीं है। इस प्रकार से संपूर्ण मानव का जो मूल लक्ष्य है इसकी अक्षुण्णता, अखंडता, सार्वभौमता ही है। मैं यही चाहता हूँ, हर कोई यही चाहते हैं कि यह अक्षुण्य रहे क्योंकि यह अक्षुण्य है, यह अखंड रहे क्योंकि यह अखंड है, यह सार्वभौम रहे क्योंकि यह सार्वभौम है। इस तरह से हमारी चाहत में बनी ही है और जो चाहत है वही लक्ष्य होता है। तो संपूर्ण मानव का मूल लक्ष्य इसकी अक्षुण्णता, अखंडता, सार्वभौमता ही है। इसका प्रमाण स्वरूप समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। यह दायित्व, कर्तव्य, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता पूर्वक हर मानव में से के लिए समान रूप से आवश्यक और समीचीन होना और सार्थकता का मूल्यांकन होना तथा नित्य उत्सव होना पाया जाता है। तो जो यह बात रही कि मानव अक्षुण्य रहे, मानव अखंडता में स्पष्ट दिखाई, अखंड रहे मतलब खंड खंड न रहे, है ना। ये जो देश के आधार पर हमने खंड खंड किया हुआ है, जाति के आधार पर किया हुआ है, या कई प्रकार के रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर जो खंड खंड किया है, यह हमारी चाहत में नहीं आती। अखंडता हम चाहते हैं, सार्वभौमता चाहते हैं, यह किसी भी कालखंड में यह देखने में होना चाहिए और यह अपने सार्वभौम अर्थ को प्रकट करने वाली इकाई के रूप में होना चाहिए। यह जो हम चाहते हैं, यह चाहत ही हमारा लक्ष्य है, जिसको दूसरे शब्दों में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में पहचाना गया। हर मानव समाधान के साथ होना अर्थात सहित व्यवस्था के रूप में होना, समृद्धि को प्रमाणित करते हुए होना अर्थात परिवार रूप में एक इकाई के रूप में इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना कि इकाई समृद्ध ही होती है। इस समृद्धि का परिणाम जो है वह अखंड सार्वभौम व्यवस्था में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने वाली होती है। इस तरह से जो समृद्धि एक परिवार में प्रमाणित होती है, जिसका लक्ष्य अभय होता है, समाज में अभय होता है, और इस अभय, समृद्धि और समाधान के साथ जीता हुआ मानव जब सार्वभौमता में प्रमाणित होता है तो वहां सहअस्तित्व प्रमाणित होता हुआ देखने में आता है। तो सहअस्तित्व, अभय, समृद्धि और समाधान रूपी लक्ष्य को प्रमाणित करने वाले मानव इकाई जब सार्वभौम वस्तु के रूप में देखने में आती है तो अक्षुण्णता, अखंडता और सार्वभौमता यह तीनों ही प्रमाणित होती हुई स्पष्ट होती है। यह दायित्व, कर्तव्य, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता पूर्वक हर मानव में से के लिए समान रूप में आवश्यक और समीचीन होना और सार्थकता का मूल्यांकन होना तथा नित्य उत्सव होना पाया जाता है। यह कैसे होता है? यह दायित्व कर्तव्य के रूप में होता है। दायित्व कर्तव्य में क्या आता है? तो संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता, नियंत्रित संवेदनशीलता पूर्वक हर मानव में से के लिए हर मानव में जो समान रूप से व्याप्त है। मेरे भीतर भी संवेदनशीलता है जो संज्ञानशीलता के आलोक में नियंत्रित होती है और अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करती हुई होती है। यही आपके भीतर भी है, यही सर्व मानव के भीतर है। यह जो सर्व मानव में से के लिए समान रूप में आवश्यक और समीचीन होना समान रूप में देखा गया है, यही समीचीन होना और सार्थक होने में जो मूल्यांकित होता है और जो नित्य उत्सव के रूप में मूल्यांकित होता है, इसी से हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य को पहचान पाते हैं और इसी से हम मानव की अक्षुण्णता, अखंडता और सार्वभौमता को भी पहचान पाते हैं। तो इतनी बात यहाँ से स्पष्ट हो रही है। इस अर्थ में आवश्यकता और अनावश्यकता का वर्गीकरण हो पाता है। लक्ष्य और प्रमाण के सार्थकता
सामरस्यता, सहज सभी श्रुति, स्मृति, साक्षात्कार, अनुभव ज्ञान, दर्शन, व्यवहार, व्यवस्थाएं नित्य गति रूप में सार्थक होना पाया जाता है। इसी क्रम में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, परिवार मानव, स्वायत्त मानव, संयोजन, योजन, कार्य विधि से मानव परंपरा युगों युगों तक सफल होने का मार्ग प्रशस्त है। तो बहुत ही सुंदर चित्रण है यहाँ पर कि कैसे मानव समाज के रूप में किस प्रकार से दिखाई पड़ता है और यह युगों युगों तक सफल और प्रशस्त देखने में आता है। यह देखने में कहाँ से आया? तो अस्तित्व को जब पहचाना, अस्तित्व की पहचान पूर्वक जो जीवन की पहचान हुई, उस तरह से जो मानव की पहचान हुई, तो सभी मानव एक समझ में आए। यह किस रूप में, यह कैसे समझ में आए? तो सभी मानव में साक्षात्कार होते हैं, श्रुति स्मृति सहित साक्षात्कार होते हैं, अनुभव होता है, ज्ञान होता है, दर्शन होता है। इस प्रकार से व्यवहार उसके होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, और यह सारी चीजें नित्य गति के रूप में देखने में आता है। सभी मानव में यह देखने में आता है। इस तरह से जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था स्पष्ट होती है। जीवन ज्ञान का अर्थ हुआ कि मैं स्वयं को पहचान पाया हूँ। वह जो इकाई मेरे में से प्रकट हो रही है, प्रकाशित है, उसकी पहचान हुई। जहाँ प्रकाशित हुई वह अस्तित्व की पहचान हुई, और जिस तरह से यह प्रमाणित होती है उसको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं। इस परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में यह प्रमाणित होती है, और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में आवश्यक घटक के रूप में परिवार मानव देखने में आता है। परिवार मानव, स्वायत्त मानव से बना हुआ परिवार मानव, इस प्रकार से संयोजन, योजन, कार्य विधि से मानव परंपरा युगों युगों तक सफल होने का मार्ग प्रशस्त है, ऐसा समझ में आता है। तो इसका बढ़िया से अध्ययन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा अध्ययन हम करते हैं तो हम इसका चित्र अपने भीतर अंकित कर सकते हैं। यह जो चित्र अंकित होगा वह तुलन पूर्वक जो स्वयं में साक्षात्कार की पृष्ठभूमि तैयार होती है, उसके आधार पर इसके चित्र अपने अंकित, ऐसा हम देख सकते हैं। तो आज समय हो गया है, कल हम लोग इसको कर सकते हैं, उस पर अपनी बात थोड़ी सी रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात आई है। थोड़े से मात्र 2 पृष्ठ हो गए, अगर इस पर सभी लोग रखें तो अच्छा है। कल तो मैं खाली ही हूँ शायद, तो कल मैं इसको आगे बढ़ाकर पूरा कर लेता हूँ। 124 पेज तक है, तो उतना तो नहीं होगा, 10 पेज तक तो कम से कम कल कर पाएंगे। ठीक है, संजय कुछ कह रहे हो? नहीं बस कि अच्छा था, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और